Hello everyone, I hope you are doing well. Okay, so I'm Irfan Habib, currently a first year English student from AIIMS Bhubaneswar. My NEET 2022 score was 685 with All India rank 594. Okay, so for this session I will be a mentor. Like this session में हम class 12 का चैप्टर नंबर 12 आता है दैट इज इकोसिस्टम है ना. इकोलॉजी वाला जो पार्ट था उसमें पहले जो आता था ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन आप लोगों ने पढ़ रखा है. ओके, तो उसके बाद आता है इकोसिस्टम. तो लाइक हमने पहले देखा था कि कैसे ऑर्गेनिज्म लेवल पे कुछ है ना ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमने पढ़ा था. ठीक है, हमने देखा था कि बायोलॉजिकल बहुत से लेवल होते हैं, बी फ्रॉम मैक्रोमोलिक्यूल्स टू सेल्स टू टिश्यूज टू टू ऑर्गन्स. एंड देन जब ये ऑर्गन सिस्टम मिलकर ऑर्गेनिज्म हमने उस सब डिस्कस कर रहा था. नाउ इन दिस टॉपिक इकोलॉजी में हमने क्या पहले पढ़ा कि व्हाट इज हमने पॉपुलेशन लेवल में पढ़ा था कि बहुत से पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स होता है, बीट बर्थ रेट डेथ रेट एंड एज रेशियोस, ओके, एज पिरामिड सेक्स रेशियो वगैरह. ओके, एंड इस चैप्टर में हमारा फोकस रहेगा इकोसिस्टम. लाइक व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम इज नथिंग बट द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर. ओके, तो पहले हम इस चैप्टर का ब्रीफ देख लेते हैं एक बार, व्हाट इज इकोसिस्टम, द स्ट्रक्चर ऑफ इट एंड फंक्शंस. देन विल टॉक अबाउट द प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन एंड एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम. कैसे इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो होता है एंड इकोलॉजिकल पिरामिड्स. ओके, उसके बाद फिर हम इस चैप्टर के एक्सेस कंप्लीट करेंगे. चलो, सो लाइक व्हाट इज इकोसिस्टम? अगर बता, इकोसिस्टम इज लाइक किसी भी नेचर का आप मान लो वहां पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने आप में दे विल इंटरैक्ट अमंग देमसेल्व्स एंड दे विल आल्सो इंटरैक्ट विद द फिजिकल एनवायरनमेंट, विद द जो भी उसके आसपास का जो एबायोटिक एनवायरनमेंट है उसके साथ भी इंटरेक्ट करेगा. ये सब मिलके इकोसिस्टम बनाता है. दैट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर. अब इकोसिस्टम का साइज कुछ भी हो सकता है. इट इज स्मॉल, मान लो एक जो आपके आसपास पॉन्ड आपने देखा होगा उसमें भी आप देखोगे कि हाँ बहुत से जू प्लांटन वगैरह आपको दिखेगा, फिशेस वगैरह दिखेंगे, स्नेक्स होगा. ठीक है, उसके साथ वहां पर वाटर, टेम्परेचर, ऑल दिस मैटर आर देयर. ओके, सनलाइट, सो दिस ऑल थिंग्स आर फॉर्मिंग द इकोसिस्टम. ओके, नाउ अगर बहुत सी इकोलॉजिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने हमारा जो कंप्लीट बायोस्फीयर है उनको ग्लोबल इकोसिस्टम के नाम पे भी लाइक दे कॉइंड दिस. ओके, सो कभी कभी पूछा जाता है व्हिच इज ग्लोबल इकोसिस्टम and what is the component of global ecosystem. So global ecosystem will constitute all the local ecosystem. जितने भी local ecosystem मान रहे हो आप, है ना, be it forest के ecosystem, be it कुछ local pond का आप मान लो Amazon ecosystem ले लो, जो भी है सब कुछ मिलके एक global ecosystem. अब क्योंकि जो global ecosystem है it's very large, okay, तो हम एक साथ इसको स्टडी नहीं कर सकते. Further we have divided it into some basic categories, right? जैसे ग्लोबल के पहले जो बेसिक अगर मैं बताऊं तो उसमें से आता है देयर इज टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक. टेरेस्ट्रियल में क्या आता है? ये सब जो फॉरेस्ट वगैरह, ग्रासलैंड, ओके, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डिजर्ट, ये सब टेरेस्ट्रियल के अंदर आता है. एक्वाटिक लाइक जिसके वाटर मेन कंपोनेंट होगा, राइट? सो दैट विल बी लाइक पॉन्ड, लेक, वेटलैंड, रिवर वगैरह, एस्चुअरी, ये सब. ठीक है, अब कुछ कुछ है जो मैन मेड इकोसिस्टम है. लाइक ये सब तो नेचुरल थे, कुछ ह्यूमन ने खुद से किया है. लाइक अब क्रॉप फील्ड उठा लो, ठीक है, एक किसी एक्वेरियम को उठा लो, ये सब मैन मेड इकोसिस्टम भी आते हैं. ओके, सो पहले हम इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर देखेंगे लाइक ताकि हम इसके जो इनपुट वगैरह है ना, इकोसिस्टम में आप देखोगे कुछ चीजें इनपुट डाल रहे हैं, है ना, जैसे प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी से क्या हो रहा है? उस इकोसिस्टम में इनपुट आ रहा है एनर्जी का, एंड देन ये एनर्जी किसी तरह से ट्रांसफर होता है. कैसे होता है? बी थ्रू फूड चेन और फूड वेव और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग. ओके, ऑल दिस विल ट्रांसफर द एनर्जी एंड आफ्टर दैट ये एनर्जी आउटपुट भी होगा, राइट? सो दैट इज थ्रू डिग्रेडेशन और एनर्जी लॉस, राइट? तो ये सारे चीजें समझने के लिए हमें पहले इसका स्ट्रक्चर आना चाहिए. ओके, तो अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने बताया कि इकोसिस्टम के अंदर हमें क्या दिखता है? बायोटिक कंपोनेंट के बीच में भी जैसे इंटरेक्शन देखने को मिलता है, वैसे बायोटिक एंड एबायोटिक के बीच में भी इंटरेक्शन देखने को मिलता है, राइट? सो यहाँ पर ये चीज समझना इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप मान लो किसी भी इकोसिस्टम में जाओ तो वहां पर आपको अगर सारे प्लांट, एनिमल स्पीशीज अगर आप आइडेंटिफाई कर पाते हो, इफ यू कैन आइडेंटिफाई इट देन ओनली यू कैन, आप बता सकते हो कि इसके कंपोनेंट के अंदर क्या क्या आएगा, है ना? तो इकोसिस्टम के हमने क्या किया, जैसे मान लो मैं मान लो अमेज़न फॉरेस्ट उठा लो, किसी भी फॉरेस्ट उठा लो आपसे, ठीक है, तो उस फॉरेस्ट में आपको दिखेगा कि पहले ट्रीज आएंगे, ओके, उसके बाद फिर छोटे छोटे
shrubs आएगा, ठीक है, then herbs, okay, and after that at the bottom layer only grasses are present here, right? So ये जो vertical distribution आपको दिख रहा है different species का ये जो vertical distribution आपको दिख रहा है, this is called stratification, okay, and this is the orbital structure. Now it's a component of ecosystem. जैसे ये हमने एक देखने का जरिया है ना, आप ऐसे ऐसे भी देख सकते हो, एक पॉन्ड उठा लो, फिर कुछ यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, कुछ थोड़ा सा डेप्थ में प्रेजेंट होगा, कुछ और डेप्थ में, कुछ एकदम बॉटम में, राइट? सो दिस इज कॉल्ड स्ट्रैटिफिकेशन, जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी भी स्पेस के इन एन इकोसिस्टम, ओके। अब ये पूछ लिया जाता है कि which is present in the bottom, okay, which is present in the top, right? And the next thing is component of ecosystem. Ecosystem का क्या क्या component आएंगे, जो ये component समझोगे तभी आप समझ पाओगे कैसे एनर्जी का फ्लो होता है, कैसे इसमें से आउटपुट वगैरह आते हैं, इनपुट वगैरह आते हैं, ओके। सो उसके लिए जो चीजें समझना इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्टिविटी, दैट इज द इनपुट, ओके, देन एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइकिल, दिस आर मेथड्स ऑफ एनर्जी फ्लो, methods of energy flow, and decomposition is the method of output from the system, okay। So जैसे यहाँ पर एग्जांपल गिवन रखा है कि पॉन्ड में कैसे इकोसिस्टम का आप देख सकते हो, यहाँ पर कुछ ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट होंगे लाइक फाइटोप्लैंक्टन, सम एल्गी वगैरह, कुछ होंगे जो कंज्यूमर्स होंगे लाइक जूप्लैंक्टन वगैरह, एंड फ्री लिविंग बॉटम डवेयरिंग फॉर्म्स, डिकम्पोजर भी होंगे लाइक फंगाई, बैक्टीरिया, फ्लैजेलेट्स, ओके। सो ये जो इकोसिस्टम वगैरह आप देख रहे हो, किसी भी इकोसिस्टम के अगर आप देखोगे ना, तो एक ये जो छोटा सा पॉन्ड है, इसमें भी आता है ये इकोसिस्टम है, इसमें भी आपको कुछ बेसिक फंक्शन दिखेंगे। जैसे कि मान लो एक फंक्शन होता है कन्वर्शन ऑफ इनऑर्गेनिक इनटू ऑर्गेनिक मटेरियल विद द हेल्प ऑफ रेडिएंट एनर्जी। जो एनर्जी आ रहा है ना, लाइक सनलाइट के फॉर्मेट पे, यूवी लाइट के फॉर्मेट, जो सनलाइट आ रहा है वो क्या कर रहा है, इनऑर्गेनिक फॉर्मेट को ऑर्गेनिक में कर रहा है, लाइक CO2H2O से आपका ग्लूकोज बन रहा है, C6H12O6, ओके। सो ये जो इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक में कन्वर्सेशन, देन इसका ये जो ग्लूकोज बना है इसको कंज्यूम कर रहा है कौन, हेटेरोट्रॉप्स, कंजम्पशन ऑफ द हेटेरोट्रॉप्स बाय हेटेरोट्रॉप्स, एंड देन आफ्टर दिस कंपोजिशन एंड मिनरलाइजेशन। फिर ये जब डेथ होता है इनका, इनको फिर डिकम्पोज करना, उनको उनमें से जो मिनरल्स वगैरह है उनको फिर रिसाइकलिंग करना, ओके। सो ऑल दिस आर हैपनिंग अगेन एंड अगेन, है ना। ये फिर मिनरल बन रहा है, फिर ये ऑटोट्रॉप्स मिनरल को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, फिर ये रेडिएंट एनर्जी की मदद से इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बना रहे हैं, तो ऐसे करके ये साइकिल चलता रहता है। तो यहाँ पर क्या दिखेगा आपको ना, कि देखो सनलाइट आया, सनलाइट ऑटोट्रॉप्स में गया, ऑटो से हेटेरो, हेटेरोट्रॉप से ये फिर डिकम्पोजर्स, तो देयर इज द वन डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। कहाँ जा रहा है, टुवर्ड्स द हायर ट्रॉपिक लेवल, ओके। छोटे छोटे प्लांटर्स से उसको फीड प्रोटीन उसके टू प्लांटर्स खा रहे हैं, जो प्लांटर्स को सॉरी हाँ पहले फाइटोप्लांक्टन उनको फाइटोप्लांक्टन बना रहा है, उसको जो प्लांटन खा रहा है, जो प्लांटन को फिश खा रहा है, जैसे कि हायर ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी का ट्रांसफर होता है, ठीक है। सो व्हाट इज प्रोडक्टिविटी, दिस इज नथिंग बट जो हमने बताया ना कि इनपुट जो आ रहा है, जो एनर्जी का इनपुट आ रहा है, जो सोलर एनर्जी हमेशा कांस्टेंट इनपुट दे रहा है किसी भी इकोसिस्टम के लिए, ओके। अगर आप देखो किसी भी इकोसिस्टम को सस्टेन करना है तो उसके लिए बेसिक थिंग होता है कि उसको एनर्जी इनपुट चाहिए। अब मैक्सिमम केस में ये इनपुट जो है सनलाइट के फॉर्मेट में होता है, बिकॉज इन अर्थ एनी इकोसिस्टम है, जो ग्लोबल इकोसिस्टम है उसका मेन कंपोनेंट ही हमारा सनलाइट है, ठीक है। तो सनलाइट इज द बेसिक and basic requirement for any ecosystem. So what is primary production? It is nothing but मैं बोल रहा हूँ कि एक यूनिट एरिया उठा लो आप, ठीक है। इस यूनिट एरिया में ओवर टाइम पीरियड, अगर मैं ये टाइम पीरियड मान लो कि इस एक साल में, ठीक है, पर ईयर के बेस पे, ठीक है। सो जितना बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस हो रहा है बाय फोटोसिंथेसिस, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, सो दिस विल बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वेट, ठीक है, वेट, और हम एनर्जी के फॉर्मेट में भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। हम जो बायोमास है इसको आप वेट के फॉर्मेट में बोल सकते हैं, या फिर आप इसको जो मान लो मैं बोल रहा हूँ कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से आपको पता है कि कितना कैलोरी मिल रहा है, ठीक है, या फिर 1 ग्राम फैट है, आपको पता है 9 कैलोरी मिलता है, तो जो भी है ना, आप इसको वेट के फॉर्मेट में भी ट्रांसफर कर सकते हो, मतलब बता सकते हो, या फिर आप इसको एनर्जी के फॉर्मेट में भी एक्सप्रेस कर सकते हो। सो दिस इज प्रोडक्शन, प्राइमरी प्रोडक्शन। अब इसका जो रेट है, मतलब पर यूनिट टाइम में कितना हो रहा है, दैट इज प्रोडक्टिविटी, जैसे एक साल में कितना हो रहा है। सो ये क्या है, बायोमास पर ईयर, टाइम से डिवाइड कर दिया, ओके। एंड टॉकिंग अबाउट, अब ये जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आता है, ठीक है, मैं मान लो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है
प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का दो कंपोनेंट होता है, एक होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और एक होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? ग्रॉस इज जो ऑर्गेनिक मैटर फोटोसिंथेसिस में बन रहा है, ठीक है, ये है ग्रॉस। अब नेट वो है जो हमें मिल रहा है। ग्रॉस इज फोटोसिंथेसिस से कितना बायोमास सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। अब इसमें से कुछ पार्ट है जो प्लांट अपने अपने आप ही कंज्यूम करेगा, ऐसा तो नहीं प्लांट खुद का लिए कुछ नहीं रखेगा, प्लांट उसको बनाता है, खुद भी कंज्यूम करता है अपने रेस्पिरेशन के लिए, राइट। सो देयर विल बी सम पार्ट ऑफ द जीपीपी दैट विल बी कंज्यूम्ड बाय द प्लांट, दैट उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। आर इज नथिंग बट द रेस्पिरेशन लॉसेस, ओके, दैट विल बी नेट जो हमको अल्टीमेटली मिलता है। सो एनपीपी इज नथिंग बट द अवेलेबल प्रोडक्टिविटी फॉर herbivores और decomposers, जो heterotrophs है, इनके लिए जो अवेलेबल बायोमास है दैट इज एनपीपी, राइट। सो ऑब्वियसली जीपीपी विल बी ऑलवेज मोर देन एनपीपी इफ बिकॉज आर इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर आर इक्वल टू जीरो हो गया, रेस्पिरेटरी कोई लॉस होगा ही नहीं, तभी जीपीपी इक्वल टू एनपीपी होगा, राइट। ओके, अब प्राइमरी प्रोडक्शन आपको समझ में आ गया कि कितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर फोटोसिंथेसिस से बनता है। अब व्हाट इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी? दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय डिकम्पोजर्स। अब सॉरी, जो कंज्यूमर्स है, मान लो ह्यूमन ट्रीज लाइक ऑटोट्रॉफ से ले रहे हैं, है ना, ये लोग ट्रीज वगैरह से फूड्स वगैरह जो भी ऑर्गेनिक मैटर आपको कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो बैक्टीरिया वगैरह है वो भी कुछ बायोकॉर्प है और कुछ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस करते हैं, विटामिन B12 वगैरह या फिर अदर थिंग्स है ना, कुछ चीजें ये भी लोग भी प्रोड्यूस करते हैं। सो दिस आर न्यू थिंग्स दैट आर एडेड, ओके। सो दिस आर सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सो प्राइमरी प्रोडक्टिविटीज जो प्रोड्यूसर बना रहा है, ओके। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटीज जो कंज्यूमर उसमें ऐड कर रहा है, ओके। Now primary productivity will depend on plant species जो एरिया में रहता है, alright, and that will depend, और उसके लिए कितना प्लांट है उसमें, और प्लांट जितने भी प्लांट्स प्रेजेंट है उनका आपको फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी भी है ना, जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी होगा उतना ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगा, जितना अवेलेबल न्यूट्रिएंट होगा उतना ज्यादा होगा, ठीक है। सो ये हर एक इकोसिस्टम के लिए वैरी करता है। जैसा अगर एक एग्जांपल यहाँ पर गिवन है, ये वाले जो एग्जांपल गिवन है ये पूछे जाते हैं, जैसे एनुअल एनपीपी ऑफ होल बायोस्फीयर जो ग्लोबल बायोस्फीयर है उसका 170 बिलियन टन ड्राई वेट। ओशियन का अगर आप देखोगे ओशियन का 55 बिलियन, तो इसका मतलब ये हुआ कि 170 में से आप देखो पूरा अर्थ का ऑलमोस्ट 70% is consumed by ocean, right, water, and only 30% is land. But ये 30% कितना दे रहा है? 170 minus 55, so 115 billion ton. But ये उसको 70% कंज्यूम कर रखा है ओशियन का, उसने कितना ले रखा है? Only 50%. तो इसका ओशियन का इतना कम क्यों है प्रोडक्टिविटी? तो ये कभी कभी पूछ लेता है, व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ लो प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशियन? सो इट्स नथिंग बट क्या होता है ना कि ओशियन में क्या होता है ना कि वाटर के प्रेजेंस होने की वजह से लाइट जो है वो धीरे धीरे घटता रहता है, ओके। सो देयर इज दैट आप बोल सकते हो कि डेफिसिट ऑफ लाइट एट द डीपर लेयर्स, सो उसके वजह से ओशियन का प्रोडक्टिविटी घट जाता है, ठीक है। लाइट क्या करते हैं उसको एक रिफ्लेक्ट भी हो जाते हैं कुछ लाइट्स, है ना, एंड कुछ जो डीप लेयर है उसमें तक लाइट पहुंच भी नहीं पाता है, ओके। दैट इज वन रीजन, लिमिटिंग। एक तो लाइट रीजन है और दूसरा रीजन ये भी है कि ओशियनिक एयर में जो मिनरल के अमाउंट है, एक तो सनलाइट हो गया और दूसरा है इसमें जो अवेलेबल मिनरल है वो कंपैरेटिवली लेस होता है देन द जो सॉइल में प्रेजेंट है, ओके। दिस आर टू बेसिक टू रीजंस, ओके। चलो अभी नेक्स्ट थिंग इज, पहला हमने देखा प्रोडक्टिविटी, अब द नेक्स्ट थिंग आता है डिकम्पोजिशन, ठीक है। टॉकिंग अबाउट डिकम्पोजिशन, ये डायग्राम आपको जो है क्लियर है। देखो डिकम्पोजिशन क्या है? डिकम्पोजिशन नथिंग बट जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर बना है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, है ना, इनको तोड़ के फिर उनके जो इनऑर्गेनिक फॉर्मेट है, दैट इज कार्बन, हाइड्रोजन, इसमें तोड़ना, दैट इज डिकम्पोजिशन। That is completely reverse of. So what is decomposition? Decomposition is nothing but breakdown of complex organic matter into simple or inorganic substances like कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, इसको डिकम्पोजिशन बोलते हैं। डेड प्लांट्स वगैरह है, मान लो प्लांट जो मर गया उस, या फिर लीव्स, बार्क, फ्लावर, डेड रिमेन जो भी एनिमल का है ना, इंक्लूडिंग फीकल मैटर, सो इनमें क्या होता है? डेट्रिटस,
डेट्रिटस. अब डेट्रिटस क्या है? दिस इज द रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन. किसी भी डिकम्पोजिशन करने के जो रॉ मटेरियल है दैट इज डेट्रिटस, है ना. अब एक चीज यहाँ पे और भी क्वेश्चन आता है कि स्टेप्स ऑफ decomposition that are fragmentation, leaching, catabolism, humidification and okay, ये कुछ बेसिक स्टेप्स हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी. लाइक डेट्रीवोर्स जो है, व्हाट आर डेट्रीवोर्स? डेट्रीवोर्स वो है जो डिकम्पोज कर रहा है, जो डेट्रिटस के ऊपर फीड ऑन डेट्रिटस, दैट फीड ऑन डेट्रिटस. एग्जांपल आर्थवन. ये लोग क्या करते हैं? स्मॉल डेट्रिटस को स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ते हैं. तो ये जो लाइक कॉम्प्लेक्स लार्ज पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना, ठीक है. तो दिस इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन, राइट. तोड़ना, ओके. तो दिस इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन. एंड तो पहले क्या होगा? ये छोटे छोटे टुकड़े में, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े में ये लोग पहले क्या हो गए? टूट गए. दिस इज फ्रैगमेंटेशन. आफ्टर दैट क्या होगा? ये छोटे छोटे टुकड़े हो गए, छोटे छोटे टुकड़े होंगे, ठीक है. सो डेट्रीवोर्स आर दैट जो लोग डेट्रिटस पे फीड करते हैं, सो दे विल ब्रेक डाउन. तो ये लोग क्या करेंगे? छोटे छोटे जो लार्ज, मान लो एक पत्ता ले लिया मैंने, कोई भी डेट्रिटस उठा लो, पत्ता में पत्ता ले लो, ठीक है. तो ये क्या करेंगे? पहले इनको, पहला स्टेप फ्रैगमेंटेशन, छोटे छोटे टुकड़े हो गए, छोटे छोटे टुकड़े हो गए. अब एक प्रोसेस आता है लीचिंग, जिसमें क्या होगा? इसमें से भी कुछ पार्ट होगा जो सॉल्युबल होगा, राइट. इसमें से कुछ पार्ट होगा जो सॉल्युबल होगा, सॉल्युबल इनऑर्गेनिक पार्ट होगा कुछ, ठीक है. एंड कुछ रहेंगे तो इनसॉल्युबल रहेगा. तो जो सॉल्युबल पार्ट होगा वो सॉइल के एकदम, सॉइल होराइजन से एकदम नीचे चला जाएगा, राइट. एंड मान लो ये जो है यहाँ पर सॉइल था, सॉइल के ऊपर ये फ्रैगमेंटेशन होने के बाद ये आ गए थे. लेकिन आफ्टर लीचिंग प्रोसेस ऑल दिस सॉल्युबल पार्ट्स विल गो डाउन, है ना. जो सॉइल के होराइजन से इसमें एक से एकदम पास करके नीचे चला जाएगा एंड दे विल सेटल हियर. ये लोग यहाँ पर प्रेसिपिटेट कर जाएगा. कैसे बेटा? अनअवेलेबल सॉल्ट, मतलब ये वापस हमें नहीं मिलने वाला. तो दिस विल बी सेटल्ड एज अनअवेलेबल सॉल्ट. अब ये जो बैक्टीरियल, ये लीचिंग हो गया. पहले था फ्रैगमेंटेशन, फिर लीचिंग हुआ. अब बैक्टीरियल फंगल एंजाइम क्या करेगा? ये जो ऊपर के जो पार्ट नहीं, मतलब वहां पर अनअवेलेबल सॉल्ट फॉर्म में नहीं हो, जो अवेलेबल है अभी हमारे पास, जो सेटल नहीं हो गया है, उनमें फिर ये बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम दे विल एक्ट ऑन इट. ओके, सो दे विल एक्ट ऑन इट एंड व्हाट विल दे डू? दे विल convert this into simpler inorganic substance. एकदम सिंपल से ये substance. This process is catabolism. तोड़ना, obviously catabolism, right? Now, what you need to understand is कि जितने भी स्टेप्स हो रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि एक के बाद एक हो. एक्चुअल में अगर देखोगे तो सब साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, है ना. कुछ पार्ट तोड़ रहा है, कुछ पार्ट लीचिंग हो रहा है, वहीं पे फिर कैटाबोलिज्म वगैरह हो रहे हैं. ऐसा नहीं कि रख दिया, कुछ दिन बाद आएगा, कुछ दिन बाद आएगा. अब देखोगे सब साइमल्टेनियसली चल रहे हैं. ओके, सो ये हो गया सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस. अब इसके बाद इसमें से नेक्स्ट ऑप्शन आता है, दैट इज ह्यूमिडिफिकेशन. व्हाट इज ह्यूमिडिफिकेशन? सॉरी, ह्यूमिडिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन. नाम ही इसको बता रहा है. ह्यूमिडिफिकेशन, ह्यूमस फॉर्मेशन करना. मिनरलाइजेशन मतलब मिनरल्स को रिकवरी करना, राइट. सो व्हाट डज इट डू? देखो क्या होता है. ये डायग्राम मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. पहले मैं बेसिक एक बार ब्रीफ दे दूं आपको, ठीक है ना. सो क्या होगा? जो ह्यूमिडिफिकेशन इज नथिंग बट एक्युमुलेशन ऑफ डार्क कलर अमोर्फस सब्सटेंस कॉल्ड ह्यूमस. मैंने बताया ह्यूमस को बनाना है ह्यूमिडिफिकेशन. व्हाट इज ह्यूमस? ह्यूमस इज नथिंग बट अ डार्क कलर अमोर्फस सब्सटेंस. आपने पढ़ा था ना अमोर्फस सब्सटेंस एंड सॉलिड स्टेट में पढ़ा होगा आपने, amorphous versus crystalline solid, ठीक है ना. सो दिस आर डार्क कलर्ड amorphous substances. जो लोग, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक गिवन है, लाइक दे आर हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन. कोई माइक्रोब्स वगैरह इनका ज्यादा एफेक्ट नहीं कर पाएंगे. दे आर रेजिस्टेंट टू दिस एंड दे अंडरगो डिकम्पोजिशन एट अ वेरी स्लो रेट. बहुत स्लोली इनका डिकम्पोज होगा. ओबियस बात है ना. अब इनमें बहुत, ये लोग क्या हो गया ना कि इनमें से जो इनऑर्गेनिक पार्ट था वो एकदम कॉम्प्लेक्स नहीं रहा. अब ये बहुत सिंप्लीफाइड हो चुका ऑलरेडी. सो ये इनका डिकम्पोजिशन बहुत ही स्लो रेट में होगा. इन पे माइक्रोब्स का एक्शन तो रहेगा नहीं. ओके, और क्योंकि ये कोलोइडल नेचर के होते हैं, आपको पता है कोलोइडल नेचर की वजह से वो क्या कर पाते हैं? रिजर्व कर पाते हैं चीजों को. सो दे कैन रिजर्व, दे एक्ट एज अ रिजर्वर फॉर न्यूट्रिएंट्स. दे एक्ट एज अ रिजर्वर फॉर न्यूट्रिएंट्स एंड this humus is further degraded by some microbes, है ना. एंड जो ह्यूमस वगैरह है स्लोली माइग्रेट, स्लोली इन पे
अपने जो माइक्रोब्स है वो एक्ट करते 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 क्या करेंगे, ये ह्यूमस को फर्दर डिग्रेड करने के बाद ये लोग इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को एकदम सिंप्लीफाई कर देंगे, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। ओके, सो दिस प्रोसेस कॉल्ड मिनरलाइजेशन। सो ह्यूमिडिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। तो क्या हुआ, पहले छोटे छोटे टुकड़े किए गए, फ्रैगमेंटेशन। फिर क्या हुआ, उस फ्रैगमेंटेशन के बाद कुछ पार्ट नीचे चला गया अनएवेलेबल सॉल्ट के फॉर्म में, दैट इज लीचिंग। एंड कुछ पार्ट का क्या हुआ है, उस पार्ट का एकदम एंजाइम उन्होंने एक्ट किया तो कैटाबोलिज्म हुआ। फिर उस पार्ट में से ह्यूमिडिफिकेशन हुआ, मतलब ह्यूमस बना। ह्यूमस इज नथिंग बट अ डार्क कलर्ड एमोर्फस जो रेजिस्टेंस टू माइक्रोब्स है, बहुत स्लोली इन पे डिकम्पोज होता है, बट अल्टीमेटली दे विल बी डिकम्पोज्ड इनटू मिनरल्स, दैट इज मिनरल्स। ओके, so that is the process. Now यहाँ पर कुछ और भी इंफॉर्मेशन गिवन है, लाइक डिकम्पोजिशन का प्रोसेस, इसमें बहुत ज्यादा डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होता है। एंड आप किसी भी डिकम्पोजिशन के रेट को कंट्रोल कर सकते हो, आप उसकी कॉम्पोजिशन का रेटनेस को चेंज कर दो। लाइक अगर आपने मैं बताऊँ ना, जो लिग्निन काइटिन वगैरह होगा तो ऑब्वियसली ये लोग बहुत स्लोलर होंगे, एंड जो मान लो एकदम शुगर वगैरह है तो वो जल्दी जल्दी टूटते हैं। आप देखोगे ना कि आपके घर में जो है, जो आप देखो पत्ते वगैरह जो है ना, या फिर कोई ऊद वगैरह है, ये सब जल्दी जल्दी टूट जाते हैं। लेकिन वहीं पर आप देखोगे एक आरसोला जो होता है, ठीक है, कॉकरोच, उसको मतलब उसको जो कॉकरोच वगैरह है उनका जो बॉडी होता है ना, वो डिकम्पोज में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, उसमें काइटिन वगैरह है। तो दिस लिग्निन काइटिन, दिस थिंग द रिच जो चीज इनमें से जो डेट्रिटस नहीं ज्यादा होंगे वो डेट्रिटस स्लोअर है ना, एंड जो लाइक शुगर वगैरह या फिर वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस है, इवन नाइट्रोजन रिच है, उनमें क्या होगा, वो फिर बहुत क्विकली डिकम्पोज करते हैं। ऑलराइट, नाउ कुछ और भी फैक्टर्स है, जैसे कि सॉइल के मॉइस्चर, सॉइल मॉइस्चर, ओके, सॉइल मॉइस्चर, temperature. These are also some important climatic factors, okay, that regulate decomposition through their effects on the activities of soil. तो टेम्परेचर, सॉइल मॉइस्चर, ये सब जो है ये भी कुछ इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं जो डिकम्पोजिशन को अफेक्ट कर सकता है ना। आप देखोगे कि सॉइल मॉइस्चर अगर अच्छा होगा, ह्यूमिडिटी वगैरह ये सब है ना, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से, मॉइस्चर की वजह से जो जो ऑर्गेनिज्म जो डिकम्पोजर्स है ना, एंजाइम्स वगैरह की एक्टिंग के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, वैसे ही मॉइस्चर भी अफेक्ट करता है, ठीक है। सो आपने देखा होगा कि जो वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट है वहां पर जल्दी जल्दी डिकम्पोज होता है, लेकिन वहीं पर अगर आप लो टेम्परेचर देखो जहाँ पर है, जहाँ पर बिल्कुल भी ऑक्सीजन वगैरह नहीं है, तो वहां पर डिकम्पोजिशन होने में ऑब्वियसली टाइम लगेगा, राइट। सो लो टेम्परेचर, एनारोबिक कंडीशन, दिस आर इनहिबिट डिकम्पोजिशन, दैट्स व्हाई ना, इसीलिए आप देखोगे कि हम लोग फ्रीज क्यों यूज करते हैं, फ्रीज में कोल्ड एनवायरनमेंट होता है, इसकी वजह से वहां पर डिकम्पोजिशन नहीं होता, राइट, इसलिए हम उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं बहुत दिनों तक। सो दिस आर सम मेथड्स, है ना, दैट दिस आर सम फैक्टर्स दैट रेगुलेटिंग डिकम्पोजिशन। तो क्या हुआ कि ये ऑक्सीजन डिपेंडेंट है, तो जितना ज्यादा ऑक्सीजन उतना जल्दी होगा। देन टेम्परेचर, लाइक हाई टेम्परेचर एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट में जल्दी जल्दी होता है, सो टेम्परेचर एंड सॉइल मॉइस्चर इफेक्ट्स। देन अवेलेबिलिटी ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ देन लाइक की जो डेट्रिटस है उसका जो कॉम्पोजिशन है उसको भी फैक्टर, उसमें भी मैटर डिपेंड करता है वो डिकम्पोजिशन, लाइक जो वाटर सोल्यूबल वगैरह है, जो नाइट्रोजन रिच जो डेट्रिटस वो जल्दी जल्दी टूटते हैं, है ना, एंड जो लिग्निन वगैरह है ना वो बहुत स्लोली टूटते हैं। ओके, सो दिस आर सम फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन। अब यहाँ पर एक डायग्राम है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आप देखो, ये ट्री है, ट्री में से ग्रीन लीफ झड़ गया, मतलब इसका डेथ हो गया, ठीक है। अब कुछ इंसेक्ट्स वगैरह आएंगे, ठीक है, इसको टूटेगा, इनको तोड़ेंगे, राइट। अब इसमें से कुछ पार्ट इंसेक्ट्स ने खा लिया या फिर किसी एनिमल ने खा लिया, तो न्यूट्री ये जो साइकिल है यहाँ से निकल के, सो दिस एंटर इनटू फूड वेब, यहाँ से ये फूड वेब पे चला गया, क्योंकि यहाँ पर से एनर्जी आया। अब ये क्या हुआ, जो फ्रैगमेंटेशन हो गए, अब इसमें से कुछ पार्ट लीचिंग होकर नीचे चला जाएगा, मैंने बताया था, this will leach into soil by chemical action, and कुछ पार्ट क्या होगा, this will partially consumed by fungus bacteria। तो मैंने बताया ना chemical enzymes by bacterial और fungal enzymes, इससे क्या होता है कैटाबोलिज्म वाला प्रोसेस। तो यहाँ पर देखो लीचिंग भी हो रहा है, कैटाबोलिज्म,
ये साइमल्टेनियसली चल रहा है। फिर इनको फर्दर डिकम्पोजिशन होता है बाय अर्थवर्म्स, बैक्टीरिया, सॉइल माइट्स, ऐसे करके ह्यूमस, तो ऐसे करके धीरे धीरे सॉइल क्या होता है, ऑर्गेनिक रिच बनता है। फिर इसी ऑर्गेनिक रिच सॉइल को ये प्लांट फिर से कंज्यूम करता है एंड अपने अंदर फिर प्रोसेस से वो प्रोड्यूस करता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस को, फिर से ये टूटेगा, फिर से ये चलेगा, तो ये प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलता रहता है। अब इसमें से कुछ पार्ट जो है ना, कुछ पार्ट क्या होगा, इसमें से ह्यूमस बन जाएगा, ठीक है, एंड उससे फिर मिनरलाइजेशन वहां से भी होगा, तो वो मिनरल्स को भी प्लांट क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। सो दिस आर सम फैक्टर्स, दिस आर सम सॉरी कंपोनेंट्स ऑफ डिकम्पोजिशन। ऑलराइट, नाउ हमने दो चीज पढ़ लिया, एक प्रोडक्टिविटी, एक हो गया डिकम्पोजिशन। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज एनर्जी फ्लो। व्हाट इज एनर्जी फ्लो? मैंने बताया कि इसी इकोसिस्टम में आपने देखा था कि प्रोडक्टिविटी के फॉर्मेट में इनपुट आ रहा है। अब इस इकोसिस्टम में उस एनर्जी को पास भी तो करना है, राइट? आफ्टर तो उसका आउटपुट हमने डिकम्पोजिशन एंड एनर्जी लॉस देखा, कुछ एनर्जी लॉस के फॉर्मेट में लॉस होते हैं, कुछ डिकम्पोजिशन। बट हाउ दिस एनर्जी इज फ्लोइंग, ओके, तो यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, जैसे कि जो सामने से सोलर रेडिएशन आता है उसमें से 50% ही ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, मतलब उस रेडिएशन पे ही फोटोसिंथेसिस हो सकता है ना, तो वो 50% के आसपास ही होते हैं, ठीक है। एंड प्लांट्स कैप्चर ओनली 2 to 10% ऑफ द पीएयर, उसमें से भी जो अवेलेबल उसमें से भी प्लांट्स से 2 to 10% ही लेता है, मतलब ओनली 5% के आसपास, है ना। अब आप सोचो कि इतना कम लाइट लेता है फिर भी कैसे इतना बड़ा इकोसिस्टम चल रहा है। सो देयर इज लाइक एनर्जी फ्लो, और ये एनर्जी फ्लो क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ। ओके, is this keeping with the first law of thermodynamics? Obviously this is keeping with the first law of thermodynamics. Further, ecosystem are not exempt from the second law of thermodynamics. They need a second law क्या था कि हाँ कोई भी एनर्जी खुद से प्रोड्यूस नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर भी वही है, एनर्जी खुद से नहीं आ रहा है। देखो there is a constant supply of energy चाहिए आपको, राइट? तो काउंटर का यूनिवर्सल टेंडेंसी टुवर्ड्स एंटिटी डिसऑर्डरनेस, आपने पढ़ा होगा ना कि स्पॉन्टेनियसली जितना ज्यादा डिसऑर्डरनेस जितना बढ़ता है एंट्रोपी बढ़ाने के लिए, ऑब्वियसली एनर्जी का आउटपुट हमेशा से चाहिए, दैट इज हियर। तो सेकंड लॉ भी फॉलो हो रहा है ऑब्वियसली, है ना। एंड जो ग्रीन प्लांट वगैरह प्रोड्यूसर्स थे, इन्होंने क्या इसे कंज्यूम किया, सॉरी इन्होंने इसको प्रोड्यूस किया एनर्जी को, मतलब इन्होंने सनलाइट को ट्रैप किया एनर्जी के फॉर्मेट में, फिर वो जो हेटेरोट्रॉफ्स वगैरह उन्होंने कंज्यूम किया इसको, राइट। अब जो लोग डायरेक्टली प्लांट्स को खाते हैं प्रोड्यूसर, वो हार्बीवोर्स है। फिर हार्बीवोर्स को जो खाते हैं वो हो गए प्राइमरी कंज्यूमर, दैट आर कार्निवोर्स, प्राइमरी कार्निवोर्स। अब सॉरी गलत हो गया, तो ग्रास है जैसे प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूसर को खाता है ये हार्बीवोर, तो ये हार्बीवोर क्या हुआ, प्राइमरी कंज्यूमर। अब जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाता होगा दैट इज कार्निवोर, प्राइमरी कार्निवोर, है ना। यहाँ पर मैन का गिवन है, एक्चुअली मैन ना किसी भी इसमें फिट हो सकता है, क्योंकि मैन डायरेक्टली ग्रास भी खा सकता है, वो गोड भी खा सकता है। फिर जैसे एग्जांपल देखो, ग्रास ग्रास को खाया एक रैबिट ने, रैबिट को खाया एक स्नेक ने, स्नेक को खाया एक फिर ह्यूमन ने खा लिया, ज्यादा बर्ड खा लिया, फिर बर्ड को ह्यूमन खा लिया, राइट। सो अब यहाँ पे देखो, यहाँ क्लियर देखो, सो ग्रास इज प्रोड्यूसर, इसको खाया रैबिट, ये हार्बीवोर है और प्राइमरी कंज्यूमर है। अब स्नेक ने इसको खा दिया, हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर, बर्ड ने खाया टर्शियरी कंज्यूमर, ह्यूमन ने खाया जो भी है कंज्यूमर, ठीक है। अब ये प्राइमरी कंज्यूमर था, प्राइमरी कंज्यूमर ये हार्बीवोर को जो खाता है वो है कार्निवोर, तो ये क्या हुआ, ये हुआ प्राइमरी कार्निवोर, कार्निवोर। अब इसको इसने खाया, ये हो गया सेकेंडरी कार्निवोर, सेकेंडरी कार्निवोर बट टर्शियरी कंज्यूमर, और ये हो गया फिर टर्शियरी कार्निवोर। तो ह्यूमन टर्शियरी कार्निवोर भी हो सकता है, सेकेंडरी कार्निवोर भी हो सकता है, ह्यूमन कुछ भी, मतलब किसी, ये जो साइकिल है ना, बस प्रोड्यूसर के छोड़ के किसी भी लेवल पे ये फिक्स होते हैं, ठीक है। अब और एक चीज समझो यहाँ पर, जो डेट्रिटस फूड चेन होता है, डेट्रिटस फूड चेन मतलब जो डेट्रिटस पे बेस्ड है, प्रोड्यूसर ने तो कुछ इनपुट दिया था, लेकिन डेट्रिटस भी तो ऑर्गेनिक मैटर को ही प्रोड्यूस करते हैं, राइट। ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक, सिंप्लीफाइड इनऑर्गेनिक, जो डेट ऑर्गेनिक मैटर दैट इज डेट्रिटस, इन पे भी बेस्ड एक फूड साइकिल है जो डेट्रिटस है। तो
इसमें क्या है, मेड अप ऑफ डिकम्पोजर्स। अब ये डिकम्पोजर्स क्या है, दे आर हेटेरोट्रोप्स, खुद से तो एनर्जी नहीं, पर ये क्या कर, जो ऑलरेडी ट्रैप्ड एनर्जी है उसको यूटिलाइज करना है। ओके, मेनली इसमें फंगस और बैक्टीरिया वगैरह आते हैं। तो जो लोग डेड ऑर्गेनिक मैटर, डेड, इनको हम डेट्रीवोड या फिर सैप्रोटोप्स भी कहते हैं। सैप्रो मतलब टू डिकम्पोज, तो डिकम्पोज करते हैं। तो डिकम्पोजर्स के पास भी कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है जो इसको तोड़ते हैं, हमने पढ़ा है ऑलरेडी डिकम्पोजिशन में, राइट। अब एक्वाटिक इकोसिस्टम में अगर आप जाओगे ना, तो वहां पर कौन सा साइकिल मेजर क्वांटिटी ऑफ एनर्जी होता है, दैट इज जीएफसी। व्हाट इज जीएफसी? जीएफसी और डेट्रिटस फूड चेन एंड जीएफसी इज ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग मतलब इसमें हार्बीवोर्स वगैरह आएंगे। ग्रेजिंग को बोलते हैं ना कि काउ चर रहा है, चरना, ठीक है, दैट इज ग्रेजिंग। मतलब वो घास के, लाइक ग्रास को जो फीड करते हैं हार्बीवोर्स, उसमें ग्रेजिंग कहते हैं, राइट। तो दिस इज ग्रेजिंग फूड चेन। अब जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है उसमें अगर आप देखोगे तो उसमें भी, जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है उसमें जीएफसी मेजर क्वांटिटी ऑफ एनर्जी फ्लो होता है। लेकिन टेरेस्ट्रियल में क्या होता है, लार्जर टेरेस्ट्रियल में डीएफसी में ज्यादा एनर्जी फ्लो करता है देन जीएफसी। व्हाई? बिकॉज एक तो यहाँ पर वार्म एनवायरनमेंट मिल रहा है, फिर मॉइस्ट मिल रहा है, जो डिकम्पोजर्स के लिए गुड फैक्टर है, राइट। इसकी वजह से इसमें डीएफसी का चांस जीएफसी से ज्यादा। ओके, अब कुछ कुछ है जो कहीं कहीं क्या होता है ना, डेट्रिटस जो है, ये लोग जीएससी और डीएफसी कनेक्टेड होते हैं। जैसे यहाँ पर आपने देखा होगा कि अर्थवर्म्स वगैरह, ये लोग यहाँ डेट्रिटस पे बेस तो थे ही, लेकिन ये फिर यहाँ पर जीएससी भी कनेक्टेड हो रहे थे। मतलब ऐसे कॉकरोच, क्रो, ये लोग क्या करते हैं, लाइक ये लोग भी डेड बॉडीज को खाते हैं, बट दे आर ऑल्सो इन, लाइक ये लोग स्नेक्स को भी प्रे करते हैं। सो there are some points where GFC and DFC are interlinked also. तो ऐसे करके क्या बनता है ना, एक फूड वेब बनता है। एक था ये ऐसे एक चेन, लेकिन बहुत से चेन जब एक साथ लिंक हो जाते हैं उसको हम कहेंगे फूड वेब। अब ह्यूमन किसी भी, लाइक प्रोड्यूसर को छोड़ के ह्यूमन किसी भी लेवल पे जाके टेस्ट हो सकता है। अब ये चीज समझना इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज ट्रॉफिक लेवल। मैंने आपको कंज्यूमर क्या है, कार्निवोर क्या है, कौन सा प्राइमरी कंज्यूमर, कौन सा सेकेंडरी कंज्यूमर, ये सब चीजें समझा दिया। अब ये समझिए कि व्हाट इज ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल इज नथिंग बट बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ देयर न्यूट्रिशन ऑफ फूड, ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई स्पेसिफिक प्लेस इन द फूड चेन। किसी भी फूड चेन में अगर आप देखोगे तो उसका सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, उसके बेस पे उसको हम ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। जैसे ये देखो, इसका सोर्स कोई नहीं है, ये पहला है, तो ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। अब ये जो है इसका सोर्स है प्रोड्यूसर, तो ये क्या हो गया, सेकंड ट्रॉफिक लेवल। इसका ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल, ये फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। अब देखो ये हार्डवीवोर, इसको जो खा रहा है ये प्राइमरी कार्निवोर, इसको जो खा रहा है सेकेंडरी और टॉप। यहाँ पर अगर ये फूड से नहीं खत्म हो रहा दैट इज कॉल्ड टॉप कार्निवोर। ओके, इसके एग्जांपल मैंस, लायन। थर्ड ट्रॉफिक लेवल बर्ड, फिश, वुल्फ, यहाँ पर जू प्लांटन वगैरह, ठीक है, काउ, डियर, ठीक है, रैबिट, फाइटोप्लैंक्टन, ग्रास, ट्रीज। ओके, तो यहाँ पे आपको बहुत सी चीजों में कंफ्यूज कर सकते हैं। बोलेगा फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, कौन से टाइप के कंज्यूमर हो सकते हैं। फोर्थ ट्रॉफिक लेवल मतलब ये किस पे बेस्ड है, इसके नीचे तीन और है, तो प्रोड्यूसर आएगा, प्राइमरी कंज्यूमर आएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर आएगा, ये टर्शियरी कंज्यूमर होगा। ठीक है, तो एक घटा के लेते हैं। जैसे थर्ड ट्रॉफिक लेवल तो सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकंड ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट कंज्यूमर, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल प्रोड्यूसर। ठीक है, चलो अब ट्रॉफिक लेवल आप समझ गए, तो और एक चीज यहाँ पर समझना इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज कि हर एक ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी डिक्रीज होता है। एनर्जी डिक्रीजेस एट ईच सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिज्म में डाई होता है ना, तो एंड जब भी कोई ऑर्गेनिज्म डाई होता है तो वो एनर्जी फिर डेट्रिटस बन जाता है, तो फिर वो एनर्जी सोर्स ऑफ किसका बनता है, डिकम्पोजर्स का। तो ऐसे करके हर एक ऑर्गेनिज्म अपने जो है उससे नीचे वाला ट्रॉफिक लेवल पे डिपेंडेंट है। जैसे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है मतलब उसका नीचे कोई है ही नहीं, लेकिन जो सेवन ट्रॉफिक लेवल है वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे डिपेंडेंट है, थर्ड वाला सेकंड पे डिपेंडेंट है। ठीक है, एंड हर एक लेवल पे एनर्जी घट रहा है। ओके, यहाँ पर देखो प्लांट ने कंज्यूम किया, उसमें से कुछ हीट के फॉर्मेट में लॉस हो गए, कुछ उसमें से कम एनर्जी है, दैट इज 10% रूल कि हर एक ट्रॉफिक लेवल में 10% करके घटते हैं। ओके, अब और एक चीज में यहाँ पर इंपॉर्टेंट, दैट इज स्टैंडिंग क्रॉप। एंड व्हाट इज स्टैंडिंग क्रॉप? स्टैंडिंग क्रॉप मतलब हर, मतलब किसी ट्रॉफिक लेवल उठा लिया मैंने मान ला कि सेकंड ट्रॉफिक लेवल,
तो ये सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनका जो मास होता है ठीक लेवल किसी टाइम के है ना, किसी पर्टिकुलर टाइम में उसके जो मास होता है दैट इज स्टैंडिंग क्रॉप जितने भी प्रेजेंट है। अब स्टैंडिंग क्रॉप को हम कैसे मेजर करते हैं कि उसका मास ले लो है ना, या फिर उसका नंबर ले लिया इसी एरिया में, दैट इज स्टैंडिंग क्रॉप। अब आप बताओ मुझे फ्रेश वाला ज्यादा एक्यूरेट होगा कि ड्राई? ऑब्वियसली ड्राई। ड्राई में क्या होता है उसके एकदम एक्यूरेट कंटेंट हम निकाल सकते हैं फ्रेश, क्योंकि वेट फ्रेश में तो फिर वाटर का भी कंटेंट यूज मतलब मेजर्ड होता है राइट, सो दैट इज नॉट अ बायोमास। इफ अगर टेक्निकली बताएं तो ड्राई वेट इज द मोर एक्यूरेट। ओके, एंड 10% लॉ मैंने आपको बता दी कि हर एक टॉपिक लेवल पे एनर्जी लॉस होते रहता है। ठीक है, अब एनर्जी कैसे लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। ओके, सो एंड द लास्ट थिंग इज इकोलॉजिकल पिरामिड्स। ये वाला देख लो, व्हाट अबाउट इकोलॉजिकल पिरामिड्स, व्हाट आर दिस? सो दिस आर नथिंग बट, अगर आप ध्यान से देखोगे पिरामिड क्या है कि जिसके एकदम एपेक्स एकदम पॉइंटेड हो और एकदम नैरो टाइप का पॉइंटेड हो, और एक नैरो पॉइंटेड ना हो तो बीच टाइप लेकिन नैरो पिरामिड ऐसे पिरामिड दिखता है। सो नैरो एपेक्स एंड ब्रॉड बेस, तो ऐसे टाइप के रिलेशनशिप हमें दिखता है जब हम डिफरेंट टाइप के ट्रॉफिक लेवल्स पे ऑर्गेनिजम्स को पुट करते हैं। कौन से बेसिस पे? दिस रिलेशनशिप इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ either नंबर और बायोमास और एनर्जी। तो हमें तीन पिरामिड मिलता है इकोलॉजिकल पिरामिड, एक जो नंबर के बेस पे पुट किया, एक जो बायोमास के बेस पे पुट किया, ये रहा बायोमास ड्राई वेट के फॉर्मेट में। तो ये नंबर, ड्राई वेट और एक कहाँ गया, ये रहा एनर्जी। ठीक है, तो अब और इस तरफ क्या है ट्रॉफिक लेवल। तो एकदम जो बेस होगा किसी भी पिरामिड का वो क्या होगा बताओ? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। और फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल क्या है? कंज्यूमर, सॉरी प्रोड्यूसर। और एकदम टॉप जिसमें जो होगा वो कौन रहेगा? टॉप कार्निवोर वगैरह, राइट। सो थ्री टाइप की इकोलॉजी पिरामिड हमें दिखने को मिलता है, एट दिस पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास दैट इज ड्राई वेट, पिरामिड ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पर क्या चीज समझना इंपॉर्टेंट होता है किसी पिरामिड में, वो समझते को। अगर मान लो मैं एनर्जी कंटेंट या बायोमास या मैं नंबर कुछ भी कर रहा हूँ, तो मुझे अगर मैंने बोला प्रोड्यूसर, तो मुझे यहाँ पर प्रेजेंट सारे के सारे प्रोड्यूसर्स के एनर्जी को काउंट करना होगा, सारे के सारे प्रोड्यूसर के प्राइवेट को काउंट करना होगा, सारे के सारे के नंबर काउंट करना होगा। ऑल वी हैव टू कैलकुलेट, ओके, ऑल दैट। सो लेकिन क्या कभी कभी दिक्कत होता है क्योंकि कुछ ऑर्गेनिजम्स है जो आपने वो, जैसे आप मैन को मान लो, ह्यूमन का कौन से टॉपिक लेवल में पुट करोगे, राइट। कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक से ज्यादा टॉपिक लेवल ऑक्यूपाई करते हैं साइमल्टेनियसली, है ना। एंड उसके साथ ऐसा भी है कि ये जो इकोलॉजिकल पिरामिड वगैरह होता है, अगर आप मान लो सिर्फ 100-200 लेके चलोगे तो नहीं चलेगा। इसलिए आपको उस टॉपिक लेवल में जितने सारे प्रेजेंस है ऑर्गेनिज्म सबका मतलब लेना होता है, तभी जाके आप उसको एक जनरलाइज इकोलॉजिकल पिरामिड को पुट कर सकते हो, है ना, तभी एक प्रॉपर पैटर्न आएगा, राइट। यहाँ पर एक चीज समझो कि जो ट्रॉफिक लेवल है वो किसी भी स्पीसीज को डिफाइन नहीं कर रहा। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ऐसा नहीं कि उसमें सिर्फ, है ना, उसमें लाइक जो कार्निवोर्स होगा वही आएगा, डिपेंड करता है, वो एक फंक्शनल लेयर है ना। उसमें ये ऐसा बॉक्स है, मतलब मान लो ये पोस्ट है ना, इसमें कोई भी एम्प्लॉय आ सकता है ना। अगर मैं आपको जैसे अगर मैं ग्रेजिंग लेता हूँ तो अलग आता है, अगर मैं उसी टाइम पे जैसे, है ना, कि ग्रास आ रहा है, ग्रास को डियर भी खा सकता है, अब इसको रैबिट भी खा सकता है, इसको काऊ भी खा सकता है, ह्यूमन भी खा सकता है। सो इट इज वैसा फंक्शनल लेवल, किसी भी स्पीसीज को डिफाइन नहीं करता है, ठीक है। सो किसी भी गिवन स्पीसीज, कोई भी गिवन स्पीसीज जब एक से ज्यादा लेवल को एट अ टाइम, लाइक जैसे एग्जांपल यहाँ पर दिया है स्पैरो। स्पैरो प्राइमरी कंज्यूमर होता है अगर वो सीड खाता है, जैसे ह्यूमन भी हो सकता है, लेकिन वही वो सेकेंडरी कंज्यूमर बन जाता है अगर वो इंसेक्ट को खाता है, वर्म्स को खाता है ना। जैसे हमने हमने हम लोग रैबिट्स खा लिया, डियर खा लिया, ठीक है, सो वी विल बिकम द सेकेंडरी कंज्यूमर, ऑलराइट। इन मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम, ज्यादातर इकोसिस्टम में आपको पिरामिड क्या दिखता है? अपराइट देता है। अब इसमें से क्वेश्चन बनते हैं पिरामिड में से किसके पिरामिड का कैसा शेप है, whether it is upright
और वेदर इट इज इन्वर्टेड। अपराइट मतलब एपेक्स ऊपर, इन्वर्टेड मतलब एपेक्स नीचे। अब ज्यादातर केस में हमें दिखता है कि ज्यादातर जो भी है ना, ज्यादातर केस में आपको ये पिरामिड्स, बीट नंबर, बीट एनर्जी, बीट बायोमास, इट्स अपराइट। मतलब प्रोड्यूसर्स आर ऑलवेज मोर, प्रोड्यूसर्स का नंबर भी ज्यादा होता है जनरली, एनर्जी भी है ना, ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं वो। एंड अरे एनर्जी वाला तो आप देखो हमेशा अपराइट होगा, क्योंकि आपको पता है हर एक लेवल में, हर एक टॉपिक लेवल में एनर्जी घटता है, सो दिस विल बी ऑलवेज ट्रू। बट talking about number and जो biomass, it can vary whether it can upright or it can be inverted, right? अब ज्यादातर केस में प्रोड्यूसर्स का नंबर और बायोमास ज्यादा होता है, सो ज्यादातर केस में आपको अपराइट ही दिखेगा। बट जैसे यहाँ पे लिखा है ज्यादातर में आपको अपराइट दिखेगा, एंड एनर्जी वाला तो हमेशा ही आपको अपराइट दिखेगा। बट एक्सेप्शन आर देयर, लाइक एग्जांपल देख लो, अगर आप मैं एक ट्री मानता हूँ, इस ट्री में जो लार्ज मतलब बहुत से स्मॉल बर्ड्स प्रेजेंट है, लार्जर बर्ड्स भी प्रेजेंट है। अब जो स्मॉल बर्ड्स है ना, जो स्मॉल बर्ड्स है, उनसे इंसेक्ट का अमाउंट ज्यादा है ऑब्वियसली स्मॉल बर्ड्स से, एंड स्मॉल बर्ड से लार्ज बर्ड का, अगर मैं किसी भी बिग ट्री को मान लिया ना, बिग ट्री में क्या है, तो उसमें इंसेक्ट्स है, इंसेक्ट्स को फीड कौन कर रहा है, स्मॉल इंसेक्ट्स, एंड स्मॉल इंसेक्ट्स को कौन कर रहा है, दैट इज, सो दिस विल बी। सर मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कुछ से मैं एग्जांपल, एक ग्रास लैंड ले लो, ग्रास लैंड में ऑब्वियसली आपको पता है कि ग्रास ज्यादा होगा, हार्डीवोर उससे थोड़ा कम होंगे, प्राइमरी कदर उससे भी कम, सेकेंडरी उससे भी कम, ऐसे काटते जाते हैं, तो दिस विल बी ऑलवेज हाफ राइट पोजीशन। ऑलराइट, अब जो ऐसे ट्री में भी ऐसा ही होगा, ट्री में भी देखोगे इंसेक्ट का अमाउंट ज्यादा है, उससे कम होगा स्मॉलर ऑब्वियसली, उससे भी कम होंगे लार्जर, सो दिस विल आल्सो बी। तो ट्री, ग्रासलैंड, इनका कैसा होगा, अपराइट। अब वहीं पर अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं सी का, ये इन्वर्टेड होता है जनरली, सी का जो है बायोमास का पिरामिड ये इन्वर्टेड होता है। क्यों? क्योंकि फिशेस के जो बायोमास है दैट इज फार मोर देन दैट ऑफ एग्जिस्ट दैट द फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन से फिश का ऑब्वियसली छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन है भाई, फिश इतने बड़े बड़े फिशेस, तो छोटे छोटे फिश ले लो है ना, इनका कितने साइज होगा, और एक व्हेल ले लिया आपने, इसका साइज, इन सबका साइज व्हेल से उससे भी ज्यादा होगा, राइट। नंबर भले ही कम हो, नंबर भले ही कम हो, इसलिए अपराइट होता है सी का। सी का पिरामिड का जो नंबर का पिरामिड है वो अपराइट है, लेकिन बायोमास के बेसिस देखो तो ये दे रहा है आपको इन्वर्टेड दिखेगा। तो यहाँ पर जो गिवन है एक इसका है पिरामिड ऑफ इन्वर्टेड पिरामिड, ये देखो फाइटोप्लैंक्टन का बायोमास, और वहीं पर आप एक जू प्लांटस के बायोमास देखो ज्यादा है, ठीक है, फिश का उससे भी ज्यादा होगा, एक जो और जो टॉप कार्निवोर होगा लाइक व्हेल वगैरह, वो उसका साइज तो और बड़ा होगा, राइट। अब देयर आर सम लिमिटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स, ऐसा नहीं कि पिरामिड हर समय पुट कर सकते हैं, लाइक कभी कभी क्या होता है ना कि हम जैसे एक चीज को ये हो गया कि एक स्पीसीज एक से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल पे हम बिलोंग करते हैं वो लोग, एक ये चीज है। कभी भी आपको ऐसा सिंपल सा फूड चेन नहीं दिखेगा, दे विल बी इंटर रिलेटेड, देयर ऑलवेज देयर इज अ फूड वेब। तो ज्यादा केस में फूड चेन नहीं है कि आप डायरेक्टली फूड कर पाओ, एक स्पीसीज इसके लिए प्राइमरी कंज्यूमर है तो उसके लिए प्राइमरी सेकेंडरी कंज्यूमर है, मैं वेरी करता है। सो इन मोस्ट ऑफ द केस दे आर अकोमोडेटेड इन अ फूड वेब, ओके। एंड इकोलॉजिकल पिरामिड में हमने सैप्रोफाइट्स को भी काउंट नहीं किया, लेकिन दे आर आल्सो इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम। तो तीन हो गया मेनली, एक तो एक ही स्पीसीज एट द सेम टाइम दो अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पे आता है, फिर ये ओनली फॉर फूड चेन, फूड वेब को काउंट नहीं करता, ठीक है, फूड वेब आर नॉट काउंटेड इन दिस, एंड आल्सो इसमें हम सैप्रोफाइट्स को काउंट नहीं करते, लाइक इसमें हम डीएफसी को काउंट नहीं करते, बट दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट फीचर, राइट, दिस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ecosystem. Okay, so ये basic था about this chapter. Okay, now if we talk about exercise, plants are called as that because they fix carbon dioxide. Obviously these are producers, right? Producers, लेकिन यहाँ पर क्या फिट बैठेगा बताओ? क्योंकि ये लोग खुद से अपने एनर्जी को फिक्स कर, खुद से अपने एनर्जी सनलाइट को ट्रैप कर सकते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं, these are autotrophs. ओके, जो इसके बेस्ड है, जो खुद से एनर्जी अपना नहीं बना, मतलब जो खुद का खाना खुद नहीं बना पा रहा, जो दूसरे पे डिपेंड है, दैट इज हेटेरोट्रॉफ्स। ओके, इन एन इकोसिस्टम डोमिनेटेड बाय ट्रीज, द पिरामिड ऑफ नंबर क्या होगा, अगर ट्रीज ज्यादा है
है ना, मान लो ट्रीज ज्यादा है तो उसका शेप कैसा होगा, बोला है कि ऑब्वियसली इसका ज्यादा नंबर है तो इट विल बी इन्वर्टेड। अगर टॉप वाला, क्योंकि आप खुद ही सोचो ना, लाइक अगर ट्रीज ज्यादा है किसी भी एरिया में, राइट, तो एक ट्री पे कितना ज्यादा इंसेक्ट रह सकते हैं, बहुत सारे। तो आप देखो ट्री का नंबर एक, इंसेक्ट उससे बहुत ज्यादा, तो ये कैसा शेप का हुआ, इन्वर्टेड शेप का हुआ ना। दैट्स in aquatic ecosystem the limiting factor for productivity is light, obviously. Common detritivores in our ecosystem, earthworm, इसलिए earthworm को friend of farmer भी बोलते हैं। मेजर रिजर्वर ऑफ कार्बन इन अर्थ इज ओशियंस, ओशियन में सबसे ज्यादा कार्बन रिजर्व होता है, ठीक है। दिस आर सम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के पूछे भी जाते हैं क्वेश्चंस के फॉर्मेट में, ओके। कुछ और एमसीक्यू है, देखो क्या कि मैंने की, मुझे तो फॉलोइंग है द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन फूड चेन, फूड चेन में किसका ज्यादा सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होगा, ऑब्वियसली डिकम्पोजर्स का। क्यों? क्योंकि इसमें सारे माइक्रोब्स आते हैं, बैक्टीरिया, फंगस वगैरह, है ना, कुछ कुछ अदर एनिमल्स, मतलब कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स पे आते हैं, लेकिन बैक्टीरिया फंगस का मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड इनका नंबर सबसे ज्यादा होता है। ऑब्वियसली बैक्टीरिया की कितने कॉलोनी आप सोचो, कितना मिलियंस में इनका नंबर आता है। दिस इज द मोस्ट लार्जेस्ट पॉपुलेशन। सेकंड टॉपिक इन लेक, लेक में पहले आता है फाइटोप्लैंक्टन, फिर जू प्लैंक्टन, फिर छोटे छोटे फिश। तो सेकंड ट्रॉफी टेबल पे कौन आ रहा है, जू प्लैंक्टन। नेक्स्ट इज secondary producers are, they are not herbivores, obviously secondary producer secondary producer कौन होता है, ऐसा कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करता कि सेकेंडरी प्रोड्यूसर भी है, प्राइमरी प्रोड्यूसर ही एग्जिस्ट करता है, वो सब ट्री है, राइट। जो लोग ऑटोट्रॉप्स होते हैं, मतलब खुद का खाना खुद बना सकते हैं, दे कैन ट्रैप सनलाइट एज केमिकल एनर्जी, ओके। सो नन ऑफ द अबव इज द आंसर। बट द परसेंटेज ऑफ पीआर कितना होता है, कितना पीआर होता है टोटल सनलाइट का, दैट इज 50%, ऑलराइट। डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये थोड़ा डिफरेंशिएट टाइप है, ग्रेजिंग एंड डेट्रिटस फूड चेन के बीच में। तो यहाँ पर जो ग्रेजिंग है इसमें सनलाइट होता है मेन एनर्जी, डेट्रिटस में दैट इज गेट फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेट्रिटस। ये जनरली लार्ज पॉपुलेशन का होता है, ये जनरली कंपैरेटिवली स्मॉल पॉपुलेशन के लिए होता है। इट स्टार्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर, इट स्टार्ट फ्रॉम डेट्रिटस, ऑलराइट। प्रोडक्शन एंड डिकम्पोजिशन, प्रोडक्शन मतलब कितना सारा फूड इसमें, है ना, कितना सारा फूड ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस हो रहा है बाय फोटोसिंथेसिस। एंड डिकम्पोजिशन इज ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मैटर्स, ऑलराइट। प्राइमरी प्रोडक्शन के लिए आपको सनलाइट चाहिए, डिकम्पोजिशन के लिए आपको सनलाइट नहीं चाहिए, लेकिन आपको ऑक्सीजन वगैरह चाहिए, ठीक है। सो ये डिपेंड करता है वहां पर अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स पे, वहां पर अवेलेबल एंड अवेलेबल ना प्लांट के फोटोसिंथेसिस के एफिशिएंसी पर भी। लेकिन डिकम्पोजिशन ऐसा कुछ नहीं है, दे टेक बाय द हेल्प ऑफ डिकम्पोजर्स। अपराइट एंड इन्वर्टेड के बीच में डिफरेंस बताओ यार, अपराइट एंड इन्वर्टेड के बारे में पूछे, ऑब्वियसली क्या होता है बताओ डिफरेंशिएट। एग्जांपल के फॉर्मेट में आप बोल सकते हो, अपराइट के फॉर्मेट में अपराइट एनर्जी वाला हमेशा अपराइट होगा, इन्वर्टेड में बायोमास और नंबर आ सकता है। तो अगर आप बायोमास के फॉर्मेट में देखोगे तो अपराइट में कौन कौन आएगा बताओ, सी, ग्रासलैंड, इनके जो है ना नंबर के जो है वो सब। लेकिन सी वाले में बायोमास जो है वो इन्वर्टेड फॉर्म में आता है। ट्री वाले जो ट्री डोमिनेटेड इकोसिस्टम में भी ये इन्वर्टेड होगा, ओके। डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब, फूड चेन में एक लीनियर फूड चेन एंड फूड वेब। फूड चेन में आपको लीनियर सीक्वेंस दिखेगा, लीनियर सीक्वेंस ऑफ एंटिटीज, इसमें आपको एक इंटरलिंक्ड चेन दिखेगा, ऑलराइट। यहाँ पर कोई भी जो लाइक किसी भी मेंबर जो है ना वो डिपेंड करता है अपने लोअर लेवल के ट्रॉफिक लेवल पर, तो एक टाइप के एंटिटी पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर नहीं है, ये इससे भी खा सकता है, इससे भी खा सकता है। तो यहाँ पर हियर इट इज लाइक at any time there's alternate option of food chain, like alternate food sources are there, all right। these are all, what is the difference between litter and detritus? litter मतलब जो सारे वेस्ट प्रोडक्ट जितने भी प्रेजेंट है ग्राउंड पर लिटर है। detritus में जो ऑर्गेनिक वाला पार्ट होता है डेड एनिमल्स का, प्लांट, ओके। लिटर बायोडिग्रेडेबल, नॉन डिग्रेडेबल सब होते हैं।
मैट्रिक्स में सिर्फ डिग्रेडेबल वाला पार्ट ही आएगा। ओके, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंडक्टिविटी में डिफरेंस, प्राइमरी जो प्लांट प्रोड्यूस करता है थ्रू फोटोसिंथेसिस, सेकेंडरी जो कंज्यूमर ऐड करता है, सो दिस आर बाय प्रोड्यूसर्स, दिस आर बाय कंज्यूमर्स, है ना, दैट्स ऑल। चलो, इसका तो कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, ये वाले बायोटिक एंड अबायोटिक, बायोटिक के अंदर कौन कौन आएगा, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स डिस्कस कर देना, एंड एबायोटिक के अंदर टेम्परेचर, सनलाइट, ठीक है, वाटर, सॉइल, ये सब। ओके, एंड बायोटिक एबायोटिक वाला यार ये नेक्स्ट चैप्टर में आएगा भी, तो ये ज्यादा डरो मत, आप नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर सकते हो। इकोलॉजिकल पिरामिड को डिफाइन करो। व्हाट इज इकोलॉजिकल पिरामिड्स? इट इज नथिंग बट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स लाइक नंबर, है ना, लाइक एनर्जी और लाइक बायोमास ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स, ओके, ऑफ डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स। एग्जांपल दे दो सबका, already discussed. Okay, what is primary productivity? These are the primary productivity. Yes. So primary productivity is the amount of organic matter जो plant produce करता है, at a given time in a given area, right? Factors affecting primary productivity: availability of nutrients, number of producers, फिर उनका photosynthetic like efficiency of photosynthesis, right? चलो ये वाला हो गया। Define the decomposition and describe the process and products of decomposition. Decomposition is nothing but breakdown of complex organisms into simple inorganic substances. Okay, like carbon dioxide, water, all this. इसके जो प्रोसेस आपको पता ही है, फिल्ट्रेशन, फिर लीचिंग, फिर कैटाबोलिज्म, फिर ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। ऑलरेडी तो बस सबका पॉइंट पॉइंट करके लिखना है। ओके, प्रोडक्ट्स ऑफ डिकम्पोजिशन आर वाटर, जो रॉ मटेरियल्स है, राइट, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स वगैरह, ये हो गए प्रोडक्ट्स। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज गिव एन अकाउंट ऑफ एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। सो यार इसका एकदम बेस्ट डायग्राम आप यहाँ पर देख सकते हो, ये वाला है, ये वाला इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एनर्जी फ्लो। लाइक इकोसिस्टम में एनर्जी कहाँ से आता है? सोलर एनर्जी, सोलर इकोसिस्टम में किसी भी इकोसिस्टम के लिए सनलाइट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, तो वहां से सनलाइट आता है, फिर उसको ट्रैप करता है फर्स्ट प्रॉफिटेबल प्लांट्स, प्रोड्यूसर्स, ओके, फिर उसमें से कैसे सेकंड ट्रॉपिक लेवल्स में हार्डवीवर्स को कंज्यूम करता है, कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में लगाव भी हो जाते हैं। अब लिख सकते हैं टोटल सनलाइट में 50% पीएआर के फॉर्मेट में आता है, उसमें से भी 10% जो है सन ये प्रोड्यूसर वगैरह ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कैसे एक लेवल से दूसरे लेवल पर जा रहा है एनर्जी, ठीक है, अल्टीमेटली एंड दीज आर आल्सो इनका जब डेथ हो जाएगा अल्टीमेटली दे विल एंटर इनटू डीएससी, डेट्रिटस फूड चेन, है ना। फिर उनको फिर या जो डिकम्पोज वगैरह है वो डिकम्पोज करके एनर्जी को क्या करेंगे, अल्टीमेटली एनर्जी आउटपुट रहेगा। सो देयर इज इनपुट, देयर इज एनर्जी फ्लो एंड देयर इज द आउटपुट, ओके, एंड एट एवरी लेयर देयर आउटपुट क्या है, एक तो डिकम्पोजिशन है और दूसरा यहाँ पर है हर एक लेवल पे एनर्जी लॉस, तो 10% ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट the energy flow in an ecosystem. Okay, I hope this chapter is like this chapter बहुत ही simplified way में था। Okay, so we have discussed all about the inputs, all about the energy flow and output of this chapter. Okay, हमने productivity देखा, decomposition को discuss किया, energy flow discuss किया, and most important pyramid वाला part में वही पूछते हैं कि आप किसका inverted होगा, तो ज़रा दिमाग लगाना। अगर बायोमास, अगर प्रोड्यूसर्स का नंबर ज्यादा हुआ, अगर प्रोड्यूसर ज्यादा होंगे, बीट इन बायोमास, बीट इन नंबर, तो ऑब्वियसली वो कैसा होगा, ऑपरेट होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि एनर्जी वाला जैसा वो हमेशा ऑपरेट होगा, क्योंकि हमेशा एनर्जी हर एक ट्रॉफी लेवल में घटता ही रहता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल। पहले चैप्टर को एकदम ब्रीफ से वो देख लेना है, आफ्टर दैट आप एक्सरसाइज सॉल्व करते, एक्सरसाइज में उतना कुछ टफ है नहीं, बस उनको डिस्कस किया गया। दैट्स ऑल, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।